हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने उत्तरकालीन मुगल बादशाहों के बारे में चर्चा किया, क्रम से उनके बारे में बताया। मैंने कहा था कि एक एक करके जो मुगल बादशाह हैं अब उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और उस कड़ी के रूप में जो पहला औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल बादशाह बना था वह था मुअज्जम शाह आलम बहादुर शाह प्रथम। दरअसल जब औरंगजेब की मृत्यु हुई 3 मार्च 1707 को, और जैसे ही खबर मिली मुअज्जम को, चूंकि वो बड़ा बेटा था इसलिए उसने लाहौर में ही पूले शाह, ध्यान रखिएगा, पूले शाह नामक स्थान पर पूल ए शाह नामक स्थान पर अपना राज्याभिषेक कराया और ओहदे बांटे। कहते हैं कि वसीयत को लेकर के तीनों भाइयों में विवाद था। दरअसल औरंगजेब के कुल 4 बेटे थे और एक जो बड़ा बेटा था अकबर तृतीय, इसके पहले वो मारा गया था या उसकी मृत्यु हो चुकी थी, क्योंकि उसी का पीछा करते हुए औरंगजेब जब दक्षिण भारत गया था तो वो फारस भाग गया था, फिर उसकी मृत्यु हो गई या उसकी हत्या कर दी गई। तो बच गए थे 3 पुत्र उसके, और उन तीनों पुत्रों में सबसे बड़ा जो था वह मुअज्जम था। तो मुअज्जम जो है चूंकि बड़ा बेटा था इसलिए उसने अपना राज्याभिषेक किया। और जो औरंगजेब ने अपने साम्राज्य का विभाजन किया था उसमें लगभग 12 जो ऐसे राज्य थे जो मुअज्जम को मिलना था। तो जो बंटवारा था उसको लेकर के आजम नाराज चल रहा था, वो मानने के लिए तैयार नहीं था। तो कहते हैं कि बहादुर शाह अपने बेटे को भेजा था युद्ध से पहले मनाने के लिए या वसीयत का जो बंटवारा है उसके लिए। तो आजम भड़क गया और कहा कि ये शोभा नहीं देता है, ये बुद्धिहीन बात है। और ये भी कहता है कि तुम लगता है शेख सादी की वो बात तुम नहीं सुने हो जिसने कहा था कि एक चादर के नीचे 10 सन्यासी तो रह सकते हैं लेकिन एक साम्राज्य में 2 बादशाह कदापि नहीं रह सकते हैं। और इस तरह से उसने कहा अब फैसला युद्ध से ही होगा। खैर आपको बता दें, बहादुर शाह विशाल सेना लेकर के पहुंचा और चूंकि युद्ध की अंतिम कोशिश थी वो बेकार हो चुकी थी, अब युद्ध ही डिसाइड करने वाला था। तो एक स्थान है जजाऊ, ध्यान रखिएगा, 18 जून जजाऊ। सत्रह 1707 ईस्वी में, जिसे जजाऊ का युद्ध भी कहते हैं। आप कह सकते हैं इसको कि जजाऊ का युद्ध, युद्ध भी कह सकते हैं आप, जजाऊ का युद्ध। इसी युद्ध में आजम मारा गया लड़ता हुआ। दरअसल उसके पहले उसका बड़ा बेटा मार दिया गया था जिससे वो कमजोर हो गया। और उसके बाद भी जुल्फिकार खान ने उसकी समझाया भी कि युद्ध मत लड़ो, लेकिन उसकी बात नहीं माना, जिससे जुल्फिकार खान उससे अलग हो गया। इसके कारण भी वो कमजोर पड़ गया
और वो जा करके बहादुर शाह से मिल गया। तो इस तरह से आजम मारा गया। अब एक और भाई था कामबख्श, ये अहमदनगर बीजापुर के क्षेत्रों पर, इसका दक्कन का भी कुछ भाग था। तो कामबख्श को भी इसने बीजापुर में जाकर के मार डाला। इस तरह से बहादुर शाह ने अपने भाइयों को मार के गद्दी प्राप्त किया और गद्दी पर बैठने के बाद इसने बहादुर शाह की उपाधि लिया, चूंकि मुअज्जम का नाम मिलता है, हमने बताया था, शाह आलम प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी उपाधि थी बहादुर शाह की। आप बहादुर शाह प्रथम भी कह सकते हैं। अब आपको बता दें कि गद्दी पर बैठने के साथ ही इसने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए, स्ट्रांग करने के लिए, इसने जो है बड़े पैमाने पर लोगों को राजकोष से धन मुहैया करने लगा, मनसब भी बांटने लगा। आपको यह भी हम बता दें कि यही काम नहीं किया, बल्कि गुरु गोविंद सिंह को भी, जो कि माना जाता है कि गुरु गोविंद सिंह ने इसकी सहायता किया था, 5000 का मनसब भी प्रदान किया था। जो 5000 का मनसब था वो 5000 जात, 5000 सवार जो घुड़सवार से होता था, ध्यान देखिएगा, 5000 आबलिक 5000 जात और सवार दोनों था, 5000 का। इस तरह से प्रथम श्रेणी के मनसबदार माने जाते थे, जो कि जब मुगल काल पढ़ाएंगे तो हमसे चर्चा कर देंगे। दूसरी चीजें थी, जुल्फिकार खान की सलाह से उसने साहू को कैसे रिहा करा दिया। साहू वही जो संभाजी का बेटा था, दरअसल शिवाजी का बेटा संभाजी, संभाजी का बेटा शाहू था। जब औरंगजेब ने उनके साम्राज्य पर आक्रमण करके साहू तथा उनके को बंदी बना लिया, उनके चाचा चाची को बंदी बना लिया, उनके माता को बंदी बना लिया, सबको बंदी बना लिया था। तो 1689 से लेकर के 1707 तक शाहू मुगलों के ही कैद में रहा। शाहू को रिहा करने का पहले एक रीजन भी था। रीजन ये था कि अगर शाहू को हम रिहा करते हैं तो ये जब मराठा साम्राज्य में जाएगा तो अपने हिस्से की मांग करेगा। चूंकि परंपरा थी, बड़ा बेटा गद्दी पर बैठा है, उधर ताराबाई शासन कर रही थी, तो मराठों में मतभेद पैदा करने के लिए शाहू को रिहा किया गया था। एक राजनीतिक कारण था और कोई कारण नहीं था, केवल राजनीतिक कारण था। खैर, आपको हम बता दें, चूंकि इसने धन बहुत बांटा, जागीरें बांटी, और ये भूल गया कि आखिर में जब हम नहीं रहेंगे तो हमारे आने के बाद शासन प्रशासन चलाने के लिए राजकोष से जो धन है जब खत्म हो जाएगा तो कैसे चलाया जाएगा। इसीलिए इतिहासकार खफी खान ने इसको, ध्यान रखिएगा, शाह ए बेखबर की उपाधि दिया था। अर्थात शाह क्या है, बेखबर है, अब आगे क्या होगा अंजाम इसको खुद ही नहीं पता है। आपको ये भी बता दें कि 1712 में इसकी मृत्यु हो गई। इतिहासकार सिडनी ओवन ने इसके बारे में कहा है कि अंतिम मुगल सम्राट है जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। खैर, आपको बता दें, भी हम बताएं कि अंतिम मुगल सम्राट भी था जो सबसे उम्रदराज था, जो गद्दी पर बैठा था। एक चीज और बता दें कि जब इसकी मृत्यु हो गई तो इसके कुल 4 बेटे थे। उसमें से जहांदार शाह सबसे बड़ा था, और बेटों में सत्ता के लिए, उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया। और 1 महीने तक, आप लोगों को आश्चर्य होगा कि 1 महीने तक बहादुर शाह का जो शव था वो महल किले में ही पड़ा रहा, महल में ही पड़ा रहा, दफनाने के लिए नहीं गए। इतना इन लोगों ने निर्जलता दिखाई। खैर, अब अगला जो मुगल बादशाह बना
वह बना कौन? जहांदार शाह। ये अलग बात है कि जहांदार शाह के गद्दी पर बैठाने में महत्वपूर्ण भूमिका जुल्फिकार खान ने किया था, सहायता किया था। अब अगला हम लिखते हैं कि जहांदार शाह के बारे में थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिए। जो है इसके बाद बैठा जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। अब लंपट मूर्ख क्यों कहा जाता है ये भी बता दें आप लोगों को कि एक गणिका थी लाल कुंवर, नाचने गाने वाली। उसको लेकर के ये बंदा अक्सर अपने राज्य में घुमा करता था, जहां भी कहीं जाता था उसको लेके जाता था। तो कोई व्यक्ति, कोई राजा हो, बादशाह हो, कोई भी व्यक्ति हो जो बड़े पद पे है, अगर उस तरह से व्यवहार कर रहा है तो निश्चित है कि उसको कहा जाए कि मूर्खी है, बेवकूफ आदमी है। इसीलिए इसको लंपट मूर्ख कहा गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये बता दें कि लाल कुंवर को इम्तियाज अली की उपाधि भी दिया था। हम आप लोगों को लिख दे रहे हैं कि इम्तियाज, ध्यान रखिएगा, लाल कुंवर, लाल कुंवर, इसको उपाधि दिया था इम्तियाज अली का। लिख लीजिएगा क्योंकि ये पूछता है। इम्तियाज महल की उपाधि भी दिया था। अब अभी हमने कहा कि जुल्फिकार खां की सहायता से गद्दी प्राप्त किया था, उसका योगदान था, तो उसको उसने वजीर बनाया। और उसका जो पिता था असद खां, बहुत लंबे टाइम तक असद खां जो है दरबार से जुड़ा रहा, उसको इसने वकील का पद दिया। यही नहीं बल्कि जहांदार शाह ने जय सिंह, जिनको आप जानते हैं कि जय सिंह, इनको सवाई जय सिंह भी कहा जाता है, मिर्जा की उपाधि इसने खुद ही दिया था। और सवाई की उपाधि आगे हम बताएंगे फारुखशियर ने दिया था। इसलिए सवाई जय सिंह के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने जयपुर नगर की स्थापना की थी। उनका हम अलग से उनके बारे में बता देंगे, लेकिन चर्चा चूंकि चल रहा था इसलिए हमने यहां भी इनकी जिक्र किया। तो इस तरह से मिर्जा राजा की उपाधि देने का श्रेय जाता है जय सिंह को, तो जहांदार शाह को। आपको बता दें कि 1 साल मुश्किल से शासन किया था जहांदार शाह। अब इसको भी बेदखल करने के लिए दरबार में षड्यंत्र होने लगे, और वो षड्यंत्र सफल हुआ तब जब फारुखशियर ने सैयद बंधुओं की सहायता से जहांदार शाह को सत्ता से हटाकर मरवा दिया और खुद सत्ता पर बैठ गया। तो इस तरह से अगला जो अब मुगल बादशाह बैठा वो फारुखशियर बैठा। हमने कहा ना, आप लोगों को बता दें कि औरंगजेब के मरने के बाद 52 वर्षों में कुल 8 मुगल बादशाह बैठे थे। सोचिए कितनी तेजी से मुगल बादशाह बैठे थे। इसी से अंदाजा लगा सकता है कि साम्राज्य में कितना सुकून रहा था। साम्राज्य इनका जो विस्तृत था कितनी तेजी से सुकून रहा था। और यही नहीं बल्कि अयोग्य लोग भी गद्दी पर बैठ रहे थे, बाहर से उनका समर्थन हो रहा था, और वे लोग ऊंचा ऊंचा ओहदा प्राप्त करते थे, बड़े बड़े पद पर रहते थे, लेकिन बाहर से सपोर्ट करते थे। बैठते तो थे परिवार के ही लोग, लेकिन सत्ता नाम मात्र की उनके हाथ में रहती थी। अब आपको बता दें कि जहांदार शाह के बाद गद्दी पर जो बैठा वह फारुखशियर गद्दी पर बैठा। अब फारुखशियर के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। जो है 3 नंबर पर, जिसकी चर्चा ऑलरेडी मैंने जो है फारुखशियर 1713 से लेकर 1719, इसकी उपाधि घृत कायर की थी। जैसा कि हम चर्चा किए थे, घृत कायर। कायर इसलिए कहा गया कि कभी किसी का सहारा लेता था, कभी किसी का सहारा लेता था।
इसलिए उपाधियां जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर उपाधियां पूछता है। क्योंकि सारी उपाधि आपको साबिर खबर की भी उपाधि याद करना है, लंपट मूर्ख की भी उपाधि याद करना है, घृत कायर की भी उपाधि याद करना है। जितनी भी उपाधियां हैं जहां तक दी गई है उसको तो आपको याद ही करना है। अब देखिए फारूक शेर के बारे में बता दें। इसको सैयद बंधुओं ने गद्दी पर बैठाया था। सैयद बंधुओं को भारत के इतिहास में किंग मेकर के नाम से जाना जाता है, राजा बनाने वाला। ये भी कई बार क्वेश्चन आया है। ये भारतीय मुसलमान थे और दो सगे भाई थे, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। जब गद्दी पर बैठाया तो ये बड़ा प्रसन्न हुआ और अब्दुल्ला खां को वजीर का पद दिया और हुसैन अली खां को मीरबख्शी का पद दिया, सेनापति का पद दिया। मीरबख्शी का पद सेनापति का पद होता है। और यही नहीं बल्कि अन्य चीजों से भी नवाजा, जैसे कुतुबुल नामक उपाधि से भी नवाजा। उसके अलावा अमीरुल उमरा के हुसैन अली को भी नवाजा। ये ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे अब इनकी ताकत को समझ गया था। हमने कहा ना घृत कायर इसलिए कहा गया। अब इसने दरबार में इनको अलग करना चाहता था कुछ दिनों के बाद। तो एक सैयद बंधुओं का सबसे बड़ा विरोधी था मीर जुमला। ध्यान रखिएगा, मीर जुमला। इसको इसने संरक्षण देना शुरू कर दिया और कहता था कि मीर जुमला के शब्द और हस्ताक्षर मेरे शब्द और हस्ताक्षर हैं। ठीक है भाई, तुम्हारा अधिकार है, तुम बादशाह बने हो। सैयद बंधुओं ने कहा कि ठीक है, तुम बादशाह हो, तुम किसी को भी कुछ भी दे सकते हो। लेकिन अब उनके खिलाफ षड्यंत्र करना, हुसैन अली को दरबार से बाहर करना, चूंकि सेनापति के पद पर था। तो अब धीरे धीरे फारूक शेर ने सैयद बंधुओं के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। ये भूल गया कि जो पेड़ लगाता है वो उखाड़ना भी जानता है। सैयद बंधुओं ने इसको बैठाया था तो उखाड़ना भी इसको जानते थे। ये इस बात को भूल गया था, क्योंकि इसके अंदर तो खुद की काबिलियत तो थी नहीं। अगर काबिलियत रहती तो अपने बदौलत गद्दी पर बैठा होता। काबिलियत तो सैयद बंधुओं में थी ना, उन लोगों ने इसको गद्दी पर बैठाया था। फिलहाल आपको बता दें कि थोड़ी सी मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के समय जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई थी तो गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु के पद प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं 10वें गुरु के रूप में। उसके पद से गुरु की परंपरा समाप्त हो गई। तो उनके बाद बंदा बहादुर गद्दी पर बैठा। किसी कारण से लेकर के बंदा बहादुर इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। अन्य लोगों को तो इन्होंने मिला दिया था, लेकिन बंदा बहादुर को नहीं मिला पाए और वो चलता रहा। फारूक शेर के समय आते आते बंदा बहादुर ने कई लौगढ़ का जो किला था उसको विजित कर लिया था। कहते हैं कि फारूक शेर ने बंदा बहादुर को कुचल दिया और उसको पकड़वा करके आज दिल्ली में हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया था। तो सिखों को दमन करने का श्रेय जाता है तो फारूक शेर को जाता है। अब देखिए, अभी हम आपको बता दें आप लोगों को कि फारूक शेर ने जय सिंह को सवाई की उपाधि दिया था और मालवा के सूबेदार पद पर राजा अजीत सिंह को नियुक्त किया था और उनकी बेटी से विवाह भी किया था। ये ध्यान रखिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात बताते हैं आप लोगों को कि उधर हुसैन अली दक्षिण में था और उधर मराठों की शक्ति को कुचलना चाहता था। जब उसको पता चला कि दरबार में हमारे भाई के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, तो उसने मराठों से मित्रता करने की सोची और कुछ शर्तों के अनुसार उसने ये कहा कि आप लोग हमारी सहायता करिए फारूक शेर के खिलाफ। तो जो हम लोगों में आपसी में जो संघर्ष चल रहा है क्षेत्र के लेकर, अधिकार के लेकर के, वो दूर हो जाएगा। मराठे भी बेचैन थे, साहू भी बेचैन था, क्योंकि उसके परिवार के लोग कैद में थे, मुगलों के कैद में थे, उनको निकलवाना चाहता था। तो वो तुरंत तैयार हो गया
तो उस समय बालाजी विश्वनाथ पेशवा के पद पे थे, साहू के बहुत करीबी थे, इनको पेशवा का भी पद मिला था और सेनाकर्ते को भी पद मिला था। उन्होंने 15,000 सेना लेकर के हुसैन अली खां के साथ दिल्ली चल पड़े और चूंकि सैयद बंधुओं ने पूरा मूड बना लिया था कि अब इसको सत्ता से बेदखल करना है और इसलिए वो दिल्ली आए और दिल्ली आने के बाद इससे बहस हुई और अंत में इसको मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि बाहर मराठों की सेना क्या थी, पूरे किले को घेर रखी थी। तो इस तरह से सैयद बंधुओं ने फारुखशियर का भी क्या कर दिया, अंत कर दिया। और जो संधि हुई थी, उसकी जो शर्तें हुई थी, उसको अगला जो मुगल बादशाह बना रफी-उद-दरजात ने उस संधि को स्वीकार किया था। इसकी हम चर्चा अलग से कर देंगे कि संधि में क्या क्या बातें थी। रिचर्ड टेम्पल ने इस संधि को मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है, मील का पत्थर कहा है। ये बहुत बड़ी बात मानी जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात बता दें कि फारुखशियर ने ही अंग्रेजों को 3,000 रुपया वार्षिक कर लेकर के बंगाल में व्यापार करने की छूट दे दिया था और 10,000 रुपया वार्षिक कर लेकर के गुजरात में व्यापार करने के साथ साथ मुद्रा ढालने की भी छूट दे दिया था। तो इस तरह से फारुखशियर के बाद अगला जो मुगल बादशाह बना रफी-उद-दरजात बना, जिसकी हम चर्चा जो है अगले वीडियो में करेंगे। अन्य मुगल बादशाहों की चर्चा करेंगे और जो पीछे कई चीज़ें छूटती रहेंगी उसको भी हम साथ में समेटते जाएंगे। बस जो नए लोग आ रहे हैं वो हमारे साथ जुड़े रहे हैं, क्योंकि उनको अब सीक्वेंस से आधुनिक भारत का इतिहास मिलेगा। हर टॉपिक को हम बढ़िया से उसको पढ़ाएंगे, आपको सुनाएंगे, बताएंगे, उस पर क्वेश्चन कराएंगे। तभी आपको लाभ होगा जब हमारा लगातार आप वीडियो सुनते रहेंगे। धन्यवाद।